कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के कनारी आइलैंड से, जहां मौजूद है एक बेहद खूबसूरत द्वीप ला पाल्मा। चारों तरफ समुद्र, ऊंचे पहाड़, ज्वालामुखी और खूबसूरत बीचेस की वजह से यह जगह हर साल हजारों टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। बाहर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन आज इसी खूबसूरत द्वीप के आसपास समुद्र में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। समुद्र के बीच एक टूरिस्ट बोट आराम से आगे बढ़ रही होती है। बोट पर मौजूद लोग ला पाल्मा की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक महिला मस्ती में डाइविंग करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद समुद्र का पानी अचानक अजीब तरीके से हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा समुद्र उबल रहा हो। लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर पानी के अंदर हो क्या रहा है। अचानक समुद्र से धुआं उठने लगता है। बोट पर मौजूद लोग तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बोट के नीचे जोरदार क्रैक पड़ जाता है। उबलता हुआ पानी बोट के अंदर घुसने लगता है। जो पानी कुछ सेकंड पहले तक शांत था, अब मौत का जाल बन चुका था। टूरिस्ट्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और देखते ही देखते समुद्र उन्हें अपने अंदर निगल लेता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह आने वाले एक बहुत बड़े डिजास्टर का पहला संकेत था। इसके बाद कहानी हमें ला पाल्मा के एक होटल में ले आती है। यहाँ एक परिवार क्रिसमस की छुट्टियां मनाने पहुंचा है। इस परिवार में है फ्रेडरिक, उसकी पत्नी जेनिफर, उनकी बेटी सोफिया और बेटा बर्नार्ड। यह परिवार हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में ला पाल्मा आता है, इसलिए होटल का स्टाफ भी इन्हें अच्छी तरह जानता है। इस बार होटल वाला उन्हें एक स्पेशल रूम देता है और बताता है कि क्योंकि वे इतने सालों से यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उन्हें यह कमरा नॉर्मल रेट पर दिया जा रहा है। परिवार खुशी खुशी अपने कमरे में जाता है। कमरे को देखते हुए सोफिया को एक ईयररिंग मिलता है। उसे क्या पता था कि यह मामूली सा ईयररिंग कुछ ही देर पहले समुद्र में गायब हुई उसी महिला का था। यानी जिस कमरे में यह परिवार रह रहा था, वहां पहले रहने वाला टूरिस्ट अब इस दुनिया में नहीं था। उधर ला पाल्मा के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक इस पूरे इलाके की गतिविधियों पर नजर रख रहे होते हैं। इस इंस्टीट्यूट की मुख्य जियोलॉजिस्ट है मारिया। उनका काम है जमीन के अंदर होने वाली हलचल, ज्वालामुखी की गतिविधियों और संभावित भूकंप जैसी चीजों को मॉनिटर करना। इसी बीच इंस्टीट्यूट के हेड हेनरी को समुद्र में हुई टूरिस्ट बोट की दुर्घटना की खबर मिलती है। बाकी लोगों के लिए यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन हेनरी को इस बात पर भरोसा नहीं होता। उसे शक होता है कि समुद्र में ऐसा अचानक बदलाव किसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से हुआ है। इसलिए वह मारिया और उसके कलीग क्लेटन को सारे ट्रांसमीटर्स का डेटा चेक करने का आदेश देता है। लेकिन समस्या ये थी कि कई ट्रांसमीटर्स ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। इस वजह से उन्हें जरूरी डेटा नहीं मिल पा रहा था। मारिया और क्लेटन उन ट्रांसमीटर्स को खुद चेक करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा मिलती है जिसके बाहर लगा ट्रांसमीटर सही काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ बहुत अजीब दिखाई देता है। गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा था। यह बात बेहद अजीब थी, क्योंकि इस जगह पर पानी पहुंचने की कोई सामान्य वजह नहीं थी और अंदर जाने पर हालात और भी डरावने हो जाते हैं। वहां उन्हें बड़ी संख्या में मरे हुए चमगादड़ दिखाई देते हैं। मारिया समझ जाती है कि यहाँ प्रकृति के अंदर कुछ बदल रहा है। वह पानी का सैंपल लेती है और फिर गुफा की हवा को एक खास डिवाइस से चेक करती है। रिजल्ट देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा थी। इसका मतलब साफ था, जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा एक्टिव हो रहा था। मारिया को शक होता है कि अगर ज्वालामुखी की गतिविधि बढ़ती गई तो इसका असर समुद्र पर भी पड़ सकता है, और अगर समुद्र का एक बड़ा हिस्सा अचानक विस्थापित हुआ तो यहाँ सुनामी आने का खतरा पैदा हो सकता था। इसी दौरान उन्हें जमीन में एक विशाल दरार दिखाई देती है। इतनी बड़ी दरार कि उसमें फंसकर उनका एक ट्रांसमीटर टूट चुका था। दोनों तुरंत वापस इंस्टीट्यूट जाते हैं और हेनरी को पूरी जानकारी देते हैं। मारिया साफ कहती है कि उन्हें लोगों को वार्न करना चाहिए, लेकिन हेनरी अभी इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि सिर्फ अंदाजे के आधार पर पूरे आइलैंड को खाली नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 3 साल पहले भी कुछ ऐसी ही गतिविधियां देखी गई थीं। तब लोगों को बिना पक्के सबूत के चेतावनी दी गई थी, लेकिन आखिर में कोई बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ। अगर इस बार भी चेतावनी गलत निकली तो लोग भविष्य में वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा करना बंद कर देंगे। इसलिए हेनरी चाहता था कि पहले ठोस सबूत इकट्ठा किए जाएं। मारिया को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन वह वापस घर चली जाती है। वह अपने कंप्यूटर पर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि अगर सच में सुनामी आई तो ला पाल्मा को कितना नुकसान हो सकता है। तभी उसका भाई ब्रैड घर आता है। वह ड्राइविंग का काम करता है। ब्रैड मारिया को बताता है कि आज उसने रास्ते में हजारों समुद्री कछुओं को एक साथ दूसरी जगह जाते देखा। इतनी बड़ी संख्या में कछुओं का इस तरह माइग्रेट करना उसने पहले कभी नहीं देखा था। मारिया को यह सुनकर और भी चिंता होने लगती है।
क्योंकि कभी कभी प्रकृति इंसानों से पहले खतरे के संकेत महसूस कर लेती है। उधर होटल में फ्रेडरिक का परिवार लंच कर रहा होता है। उनका बेटा बर्नार्ड बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। वह चीजों को एक अलग तरीके से प्रोसेस करता है और छोटी छोटी चीजों में भी काफी ज्यादा डिटेल नोटिस करता है। वह मेन्यू में दिखाई गई डिश और सामने आई असली डिश को मिलाता है। दोनों अलग दिखाई देने पर वह खाना खाने से मना कर देता है। फ्रेडरिक उसे समझाता है और आखिरकार बर्नार्ड खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान सोफिया की नजर दूसरी टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम चार्ली है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। कुछ देर बाद चार्ली सोफिया के पास आती है और उससे बीच पर चलने के लिए कहती है, लेकिन सोफिया पहले मना कर देती है क्योंकि उसका भाई बर्नार्ड स्विमिंग पूल में है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। फ्रेडरिक उसे समझाता है कि वह चार्ली के साथ जा सकती है, वह बर्नार्ड का ध्यान रखेगा। इस तरह सोफिया और चार्ली साथ चली जाती हैं। लेकिन तभी फ्रेडरिक की नजर होटल के एक स्टाफ मेंबर पर पड़ती है जो जेनिफर से काफी हंसकर बातें कर रहा होता है। फ्रेडरिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके अंदर जलन पैदा होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसकी नजर स्विमिंग पूल पर जाती है। बर्नार्ड वहां नहीं था। फ्रेडरिक तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर देता है। सोफिया को भी वापस बुलाया जाता है और दोनों मिलकर बर्नार्ड को खोजने लगते हैं। आखिरकार उन्हें बर्नार्ड समुद्र के पास एक चट्टान पर खड़ा दिखाई देता है। वह किसी चीज को बेहद ध्यान से देख रहा था। दोनों उसके पास पहुंचते हैं और नीचे समुद्र की तरफ देखते हैं। वहां हजारों कछुए एक ही दिशा में तेजी से जा रहे होते हैं, जैसे पूरा समुद्री जीवन किसी आने वाले खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इंसानों को अभी भी उस खतरे का अंदाजा नहीं था। होटल वापस आने के बाद वही स्टाफ मेंबर जेनिफर को बताता है कि उसने उनके लिए लोकल टूर के लिए एक गाड़ी अरेंज कर दी है। फ्रेडरिक की जलन और बढ़ जाती है। स्टाफ के जाते ही वह जेनिफर से सवाल करने लगता है कि वह आदमी उससे इतनी हंसी मजाक से क्यों बात कर रहा था। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और इस बहस का असर बच्चों पर भी पड़ता है। उधर हेनरी उस टूरिस्ट बोट के मृत यात्रियों की मेडिकल रिपोर्ट देखने के लिए एक डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उन लोगों की मौत सामान्य तरीके से डूबने की वजह से नहीं हुई थी। उनके शरीर पर ऐसे निशान थे जो बताते थे कि वे बेहद गर्म पानी और जहरीली गैसों के संपर्क में आए थे, यानी समुद्र का पानी सच में असामान्य रूप से गर्म हुआ था। अब हेनरी भी समझने लगता है कि मामला गंभीर है। इसी दौरान मारिया और क्लेटन गुफा से लिए गए पानी के सैंपल की जांच करते हैं। उन्हें उसमें भी असामान्य बदलाव दिखाई देते हैं। दोनों दोबारा गुफा के पास जाते हैं और इस बार उन्हें पता चलता है कि दरार ऊपर से नीचे की तरफ फैल रही है। मतलब जमीन के अंदर दबाव लगातार बढ़ रहा था और अगर ये दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो किसी भी वक्त ज्वालामुखी एक्टिव हो सकता था। उधर होटल में फ्रेडरिक को जमीन में हल्की सी कंपन महसूस होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह कंपन रुक जाती है। वह इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन मारिया और हेनरी अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक मामूली घटना नहीं है। फिर अचानक पहाड़ के ऊपर वही दरार जहरीले धुएं से भरने लगती है। मारिया और क्लेटन तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन धुआं इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ ही देर में पूरा इलाका धुंध से भर जाता है। मारिया रास्ते में कुछ टूरिस्ट्स को देखती है जो वहां कैंपिंग कर रहे होते हैं। वह उन्हें चिल्लाकर चेतावनी देती है कि तुरंत वहां से निकल जाओ, ये जहरीली गैस है। वह उन्हें सलाह देती है कि गीले कपड़े से अपना मुंह और नाक ढक लें और जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर चले जाएं। लेकिन धुआं लगातार बढ़ रहा था। मारिया खुद भी रास्ता भटक जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह समुद्र के अंदर डूब रही हो। वह घबराकर आंखें खोलती है और जब उसे होश आता है तो वह अस्पताल में होती है। हेनरी उसे बताता है कि आखिरी वक्त पर रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया था, लेकिन क्लेटन ने जहरीली गैस ज्यादा मात्रा में सांस के अंदर ले ली थी और वह कोमा में चला गया था। 2 टूरिस्ट्स की मौत भी हो चुकी थी। अब मारिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वह हेनरी से कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी देने को कहा था। अब तो सबूत भी सामने है। लेकिन हेनरी अभी भी कहता है कि गैस फिलहाल सिर्फ उसी इलाके तक सीमित है और शायद कुछ समय बाद खुद खत्म हो जाएगी। तभी मारिया उसे अपनी माँ की याद दिलाती है। उसकी माँ भी एक सुनामी में मारी गई थी। मारिया का मानना था कि अगर समय रहते लोगों को चेतावनी मिल जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। वह हेनरी से बार बार कहती है कि इस बार लोगों की जिंदगी के साथ रिस्क मत लो, लेकिन हेनरी अभी भी पूरी तरह फैसला लेने को तैयार नहीं होता। मारिया तुरंत अपने भाई ब्रैड को फोन करती है। ब्रैड उस वक्त समुद्र में डाइविंग कर रहा होता है। मारिया उसे साफ कहती है कि तुरंत पानी से बाहर निकलो और घर जाओ। ब्रैड उसकी बात मान लेता है, लेकिन ला पाल्मा के लिए खतरा अब तेजी से बढ़ रहा था। उधर होटल में फ्रेडरिक और जेनिफर के बीच भी आखिरकार कुछ देर बाद सुलह हो जाती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब परिवार के साथ पहाड़ों पर जाएंगे और वहां से ला पाल्मा की खूबसूरती देखेंगे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिस पहाड़ी इलाके में वे जाने वाले हैं वहां जहरीली गैस निकल चुकी है और 2 टूरिस्ट्स की मौत भी हो चुकी है। ये सुनकर जेनिफर को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसे बताया जाता है कि बर्नार्ड कुछ देर पहले अकेला गायब हो गया था। उसे यकीन नहीं होता कि फ्रेडरिक ने बर्नार्ड पर ठीक से नजर क्यों नहीं रखी। वह कहती है कि बर्नार्ड को बाकी बच्चों से ज्यादा ध्यान की जरूरत है और फ्रेडरिक को यह बात समझनी चाहिए। दोनों के बीच फिर से जोरदार बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इस बहस के दौरान एक ऐसी बात सामने आती है जो सोफिया को अंदर से तोड़ देती है। उसे पता चलता है कि फ्रेडरिक उसका सगा पिता नहीं है। सोफिया यह सब चुपके से सुन लेती है और बेहद दुखी होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वह अपने मामा जोन को फोन करती है।
जोन नॉर्वे के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करता है। सोफिया उससे कहती है कि वह अपने परिवार के साथ अब छुट्टियां नहीं बिताना चाहती और वापस नॉर्वे जाना चाहती है। जोन उसे समझाता है कि माता पिता के बीच कभी कभी झगड़े होते रहते हैं। वह सोफिया से कहता है कि कुछ दिनों की ही बात है, इसलिए अपनी छुट्टियां खराब मत करो। लेकिन सोफिया का दिल टूट चुका था। उसने पहले से कुछ पैसे बचा कर रखे थे। वह उन्हीं पैसों से खुद ही वापस जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर लेती है। इसी बीच उसे चार्ली का मैसेज मिलता है। चार्ली समझाती है कि जिस लड़के को देखकर सोफिया परेशान हुई थी वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि सिर्फ दोस्त था। सोफिया को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसका अगला फैसला उसकी जान बचाने वाला है। उधर मारिया और हेनरी आखिरकार ला पाल्मा की मेयर से मिलने पहुंचते हैं। दोनों अपनी रिसर्च और अब तक मिले सबूत उनके सामने रखते हैं। मारिया बताती है कि जमीन के नीचे हो रही गतिविधियां सामान्य नहीं हैं, लेकिन मेयर को डर था कि अगर उन्होंने बिना पक्के सबूत के लोगों को आइलैंड से बाहर निकालना शुरू कर दिया और कुछ नहीं हुआ तो इससे भारी अफरा तफरी मच सकती है। हेनरी फिर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि उनकी रिसर्च लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रही है। अगर समय रहते लोगों को नहीं निकाला गया तो हजारों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। इसी दौरान वैज्ञानिकों को पता चलता है कि आने वाली तबाही कई स्टेज में हो सकती है। पहले ज्वालामुखी एक्टिव होगा, फिर राख और जहरीला धुआं वातावरण में फैल सकता है और उसके बाद लावा बाहर निकलने की संभावना है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पहाड़ में मौजूद दरार लगातार बड़ी होती जा रही थी। अब हेनरी समझ जाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटीज को सूचना देने का फैसला करता है कि कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ न करे। लेकिन फैसला लेने में जितनी देर हो चुकी थी उतना ही बड़ा खतरा सामने आ चुका था। अचानक ज्वालामुखी फट जाता है। आसमान में काले धुएं और राख का विशाल बादल उठने लगता है। ला पाल्मा के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। होटल में मौजूद फ्रेडरिक भी इस नज़ारे को देखकर समझ जाता है कि मामला अब बहुत गंभीर है। लेकिन इसी बीच सोफिया जिस फ्लाइट से वापस जाने वाली थी वह पहले ही टेक ऑफ कर चुकी थी। फ्लाइट कुछ ही देर बाद ज्वालामुखी से निकलने वाली राख के विशाल बादल में फंस जाती है। राख इंजन के अंदर पहुंच जाती है। इंजन में आग लग जाती है। पायलट विमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हालात तेजी से खराब होते जाते हैं। उधर जमीन पर फ्रेडरिक की नजर आसमान की तरफ होती है और उसकी आंखों के सामने वह विमान जलता हुआ नीचे गिरने लगता है। फ्रेडरिक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोफिया उस फ्लाइट में है। तभी जोन का फोन आता है। जोन बताता है कि सोफिया ने उससे वापस जाने के लिए टिकट बुक करने को कहा था, लेकिन उसने उसे अकेले वापस आने की इजाजत नहीं दी थी। ये सुनते ही फ्रेडरिक और जेनिफर को झटका लगता है, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि सोफिया होटल में मौजूद ही नहीं है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, क्या सोफिया उसी फ्लाइट में चली गई? कुछ देर बाद विमान हादसे में घायल यात्रियों को अस्पताल लाया जाता है। फ्रेडरिक और जेनिफर भी अस्पताल पहुंचते हैं। जेनिफर हर घायल यात्री के बीच अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन सोफिया वहां नहीं मिलती। जेनिफर टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी उस विमान में थी, लेकिन तभी एक राहत की खबर सामने आती है। पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करने पर सोफिया का नाम उसमें नहीं होता। इसका मतलब साफ था, सोफिया उस फ्लाइट में गई ही नहीं थी। दोनों तुरंत होटल वापस लौटते हैं और वहां उन्हें सोफिया मिल जाती है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेनिफर और फ्रेडरिक उसे कसकर गले लगा लेते हैं। कुछ देर पहले तक जिन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था, अब वे अपनी बेटी को खोने के डर से पूरी तरह बदल चुके थे। वे सोफिया से कहते हैं कि अब वे कभी उसका दिल नहीं दुखाएंगे। उस रात सोफिया होटल के स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है। तभी चार्ली वहां आती है। सोफिया उसे बताती है कि उसके मैसेज की वजह से ही वह जिंदा है। अगर चार्ली ने उसे मैसेज करके ये नहीं बताया होता कि वह लड़का सिर्फ उसका दोस्त है, तो शायद सोफिया उसी समय एयरपोर्ट चली जाती और उस फ्लाइट में सवार हो जाती। दोनों भावुक हो जाती हैं। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह जाता। उधर मारिया को पता चलता है कि उसका भाई ब्रैड एक बार में है। वह तुरंत वहां पहुंचती है। वहां पुलिस किसी लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। मारिया को लगता है कि वह ब्रैड है। वह पुलिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह ब्रैड नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति है। पुलिस से बहस करने की वजह से मारिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तभी उसे ब्रैड दिखाई देता है। मारिया उसे समझाती है कि वह तुरंत ला पाल्मा छोड़कर चला जाए, क्योंकि यहाँ अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अगली सुबह ब्रैड अपनी बहन से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मारिया अभी भी सेल में बंद होती है। ब्रैड उससे माफी मांगता है कि वह उसका फोन नहीं उठा पाया और समय पर उसकी बात नहीं सुन सका। वह वादा करता है कि वह उसे जल्द से जल्द बाहर निकालेगा, लेकिन हालात अब उनके हाथ से निकल चुके थे। उधर नॉर्वे में जोन को एक जरूरी मीटिंग में बुलाया जाता है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को अब समझ आ चुका था कि ला पाल्मा में मौजूद नॉर्वेजियन टूरिस्ट्स गंभीर खतरे में हैं। जोन तुरंत जेनिफर को फोन करता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार के साथ आइलैंड छोड़ दो। जेनिफर यह सुनकर घबरा जाती है। वह सामान पैक करने लगती है। सोफिया भी चार्ली को यह खबर देने के लिए उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन चार्ली वहां मौजूद नहीं होती। इसलिए सोफिया उसे यह बताने में नाकाम रहती है कि आइलैंड पर जल्द ही बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अब फ्रेडरिक, जेनिफर और बच्चे होटल से निकलकर बोट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सड़कों पर इतनी अफरा तफरी मची होती है कि कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं होती।
मजबूरी में वे एक गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी का मालिक वहां पहुंच जाता है और फ्रेडरिक से लड़ने लगता है। फ्रेडरिक किसी तरह उसे पैसे देकर शांत करता है और अपने परिवार को बोट पर चढ़ने के लिए कहता है। जेनिफर और बर्नार्ड बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब फ्रेडरिक वापस दौड़कर आता है तब तक बोट चल चुकी होती है। फ्रेडरिक पीछे रह जाता है। वह बोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसका परिवार आगे निकल चुका था और फ्रेडरिक अकेला पीछे रह गया था। उधर मारिया चार्ली को फोन करने की कोशिश करती है। वह उसे चेतावनी देना चाहती है कि आइलैंड पर सुनामी का खतरा है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने की वजह से कॉल बीच में ही कट जाती है। अब जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में हेनरी अपने सिस्टम्स पर लगातार नजर रख रहा होता है। अचानक उसके सिस्टम पर एक के बाद एक सारे ट्रांसमीटर्स का सिग्नल गायब होने लगता है। हेनरी यह देखते ही समझ जाता है कि हालात बदल चुके हैं। अब उसके पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। वह तुरंत हायर अथॉरिटीज को अलर्ट करने के लिए कहता है। पूरे आइलैंड में चेतावनी जारी की जाती है। लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ जाने के लिए कहा जाता है। होटल में मौजूद लोग भी घबराकर बाहर निकलने लगते हैं। अस्पताल में मौजूद मरीज और टूरिस्ट भी डर जाते हैं। इसी बीच कोमा में पड़ा क्लेटन होश में आ जाता है। वह आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है और समझ नहीं पाता कि आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। उधर काफी देर के बाद एक और बोट आती है। फ्रेडरिक उसमें चढ़ जाता है, लेकिन बोट पहले से ही पूरी तरह भरी हुई होती है। तभी एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ वहां पहुंचती है। कोई भी उसे अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं होता। फ्रेडरिक यह देखकर खुद बोट से नीचे उतर जाता है और उस महिला और उसके बच्चे को अपनी जगह दे देता है। अब वह फिर से आइलैंड पर अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ब्रैड लगातार अधिकारियों से मारिया को छोड़ने की गुहार लगा रहा होता है। वह उन्हें समझाता है कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, सुनामी आने वाली है। लेकिन पुलिस अधिकारी बिना आधिकारिक आदेश के मारिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसी दौरान हेनरी इंस्टीट्यूट में अकेला रह जाता है। उसे पता था कि अब जो होने वाला है वह शायद हजारों साल में एक बार देखने को मिलता है। इसीलिए वह वहां से भागने के बजाय अपनी रिसर्च जारी रखने का फैसला करता है। क्लेटन भी वापस आ चुका था और वह भी हेनरी के साथ वहीं रुकने का फैसला करता है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। अब लोगों को किसी भी हालत में ऊंची और सुरक्षित जगहों पर पहुंचना था। इसी बीच नॉर्वे में जोन भी लगातार हालात पर नजर रख रहा होता है। उसे डर था कि उसकी बहन जेनिफर और उसका परिवार कहीं इस तबाही में फंस न जाए। तभी जोन को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो हजारों लोगों की जान बचा सकती थी। एक सुरक्षित जगह के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स सामने आते हैं। जोन तुरंत इन कोऑर्डिनेट्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि अगर ला पाल्मा पर कोई फंसा हुआ है तो इन कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पर पहुंच जाए। वह जगह ऊंचाई पर है और वहां सुनामी से बचने की संभावना सबसे ज्यादा है। यह जानकारी तेजी से मीडिया और मोबाइल नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंचने लगती है। हर तरफ लोग इस मैसेज को एक दूसरे को फॉरवर्ड करने लगते हैं। कुछ ही देर में जेनिफर के फोन पर भी यही मैसेज पहुंचता है, लेकिन तभी मोबाइल सिग्नल फिर से गायब हो जाता है। जेनिफर को समझ नहीं आता कि ये कोऑर्डिनेट्स आखिर हैं क्या और उन्हें मैप में कैसे ढूंढना है। लेकिन बर्नार्ड को इन चीजों में काफी दिलचस्पी होती है। वह फोन पर दिए गए लोकेशन डेटा को ध्यान से देखता है और मैप पर उस जगह को पहचान लेता है। बर्नार्ड बताता है कि सुरक्षित जगह यही है। जेनिफर उसके भरोसे पर उस दिशा में जाने लगती है। उधर मारिया भी यह मैसेज देख लेती है। वह फ्रेडरिक के साथ उसी सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन समुद्र में मौजूद लोगों के लिए अब खतरा बिल्कुल सामने आ चुका था। फ्रेडरिक जिस बोट में था उसके पीछे अचानक समुद्र का पानी तेजी से ऊपर उठने लगता है। एक विशाल लहर बोट की तरफ बढ़ रही थी। लहर इतनी ऊंची थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ पानी बनकर उनकी तरफ दौड़ रहा हो। बोट पर मौजूद लोग चीखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें नहीं बचा सकता। लेकिन तभी सामने से एक दूसरी विशाल लहर आती है और पहली लहर से टकरा जाती है। दोनों लहरों की टक्कर से पानी की दिशा बदल जाती है और बोट किसी तरह उस भयंकर खतरे से बच जाती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही देर में सुनामी की कई विशाल लहरें ला पाल्मा की तरफ बढ़ने लगती हैं। समुद्र किनारे मौजूद इमारतें पानी में डूबने लगती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, गाड़ियां पानी में बहने लगती हैं और कुछ ही समय में पूरा इलाका तबाही के मंजर में बदल जाता है। एयरपोर्ट भी इस सुनामी से नहीं बच पाता। जहां कुछ देर पहले लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहां अब चारों तरफ पानी और मलबा दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां कुछ लोग अब भी जिंदा थे। वही फ्लाइट जिसमें सोफिया जाने वाली थी, हादसे का शिकार होने के बाद एक मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी। विमान के अंदर कई यात्री घायल पड़े थे। चारों तरफ टूटे हुए सामान और मलबा फैला हुआ था। सोफिया भी घायल थी, लेकिन वह होश में थी। तभी उसकी नजर चार्ली पर पड़ती है। चार्ली कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। सोफिया उसे आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे एहसास होता है कि चार्ली सांस नहीं ले रही। सोफिया घबराने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। वह चार्ली को CPR देना शुरू कर देती है। कुछ पल तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन फिर अचानक चार्ली सांस लेना शुरू कर देती है। सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि चार्ली जिंदा है। दोनों किसी तरह विमान से बाहर निकलती हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जिस जगह पर कुछ देर पहले एयरपोर्ट और आसपास का इलाका था, वहां अब सिर्फ पानी,
मलबा और तबाही दिखाई दे रही थी। उधर जेनिफर और बर्नार्ड एक गाड़ी में सुरक्षित जगह की ओर जा रहे होते हैं। सड़कें जगह जगह टूट चुकी होती हैं, कहीं पानी भरा है तो कहीं मलबा रास्ता रोक रहा है, लेकिन बर्नार्ड मैप पर नजर बनाए रखता है और जेनिफर को सही दिशा बताता रहता है। आखिरकार दोनों ऊंचे पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, वही जगह जिसे जोन ने सेफ पॉइंट के रूप में शेयर किया था। वहां पहले से कई लोग पहुंच चुके थे। जेनिफर और बर्नार्ड गाड़ी छोड़कर पहाड़ की तरफ दौड़ते हैं और तभी उनकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वह फ्रेडरिक था। कुछ पल के लिए दोनों को यकीन ही नहीं होता कि वे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फ्रेडरिक दौड़कर अपने परिवार के पास पहुंचता है। वह जेनिफर और बर्नार्ड को गले लगा लेता है। तीनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनकी खुशी पूरी नहीं थी क्योंकि सोफिया अभी भी उनके साथ नहीं थी। फ्रेडरिक और जेनिफर अभी भी सोफिया के बारे में सोचकर रो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। एक एक करके सर्वाइवर्स बाहर निकलने लगते हैं। फ्रेडरिक और जेनिफर हर चेहरे को ध्यान से देखते हैं और तभी उन्हें एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर उनकी सांसें रुक जाती हैं। वह सोफिया थी। सोफिया जिंदा थी। कुछ पल के लिए फ्रेडरिक और जेनिफर को समझ ही नहीं आता कि वे सपना देख रहे हैं या सच। फिर दोनों दौड़कर सोफिया को गले लगा लेते हैं। तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर रोने लगते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा इंसान था जो अपने परिवार के साथ वापस नहीं आ सका। वह था मारिया का भाई ब्रैड। मारिया को जब पता चलता है कि ब्रैड अब जिंदा नहीं है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। ब्रैड हमेशा प्रकृति से बहुत प्यार करता था। वह मानता था कि प्रकृति इंसानों को हर खतरे के बारे में पहले से संकेत देती है, बस जरूरत होती है उन संकेतों को समझने की। लेकिन अब वह खुद उस प्रकृति का हिस्सा बन चुका था। मारिया अपने भाई की याद में समुद्र के बीच जाती है। वह एक बोट लेकर उसी समुद्र में पहुंचती है जहां ब्रैड को डाइविंग करना पसंद था। फिर वह पानी में उतर जाती है। समुद्र की गहराई में जाकर कुछ देर के लिए वह पूरी दुनिया से दूर हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी होता है, शांति होती है और उसे अपने भाई की बातें याद आती हैं।